हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। देरी के लिए माफी चाहेंगे कि काफी समय से आपकी जो थ्योरी क्लासेज है वो नहीं हो पा रही थी। उसका एक रीजन ये भी था कि आपका जो नोटसेट का एग्जाम था वो होने वाला था, तो उसमें आपको क्या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी थी। तो उसके लिए हमने क्वेश्चन सेशन स्टार्ट किए थे। अभी आपका रिजल्ट आ चुका है, तो जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको आगे और ज्यादा अच्छी मेहनत करनी है ताकि नेक्स्ट टाइम उनका सिलेक्शन श्योर हो सके। चलिए, तो उसी कड़ी में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी वापस से थ्योरी क्लासेज, जो आपकी अब रेगुलर क्लासेज होंगी। तो जो थ्योरी क्लासेज हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डिस्कस कर रहे थे हमारे रीनल सिस्टम के बारे में। रीनल सिस्टम के बारे में रीनल सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हम डिस्कस कर रहे थे। एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल जो पोर्शन था वो हम कंप्लीटली इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, क्या क्या उनकी पैथोफिजियोलॉजी है, वो अब हम पढ़ रहे थे। तो पैथोफिजियोलॉजी भी इसकी हमने लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या हम इसमें अगर बात करें ब्रीफली कि कौन कौन से टॉपिक हम रीनल सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो इसमें आपका सबसे फर्स्ट हमने इसमें डिस्कस किया नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देन हमने इसमें डिस्कस किया नेफ्रिटिक सिंड्रोम। नेफ्रिटिक सिंड्रोम। फिर हमने इसमें डिस्कस किया है यूटीआई। नेक्स्ट, पाइलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट, बीपीएस, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। तो ये सारे टॉपिक हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारी जो डिजीज आती है इसमें, वो आपकी आती है रीनल इंजरी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है रीनल इंजरी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है रीनल इंजरी, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, कौन कौन से इसके टाइप्स होने वाले हैं और कैसे हम उनको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के आधार पे उनको डिवाइड करते हैं और उनका क्या फाइनली मैनेजमेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को, जो आपकी बेस रहेगी रीनल इंजरी के ऊपर। तो जैसा कि नाम है वैसा ही आपको समझ में आ रहा होगा, रीनल जो हमारा वर्ड है वो लिया गया है आपकी किडनी से। क्या नाम है टॉपिक का? रीनल इंजरी। ठीक है। रीनल का मतलब आपकी किडनी, एंड इंजरी का मतलब उसमें कोई चोट हो गया, कोई उसमें नुकसान हो गया, या फिर हम यहाँ पे बात करें कि नॉट एबल टू फंक्शन, कि जो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग है वो कर पाने में अब वो योग्य नहीं रही है। जो आपकी किडनी थी वो उसके जो फंक्शंस थे, क्या फंक्शंस हैं किडनी के? यूरिन फॉर्मेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। तो ये दो फंक्शन है हमारी किडनी के, जो हम मेजर रूप से पढ़ते हैं। तो अभी रीनल इंजरी में क्या हुआ है? रीनल इंजरी में ये हुआ है कि आपकी जो किडनी है, जो उसके फंक्शंस थे, क्या क्या फंक्शंस थे? यूरिन फॉर्मेशन और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। तो ये दोनों जो काम है वो काम करने के अब वे योग्य नहीं रही है किडनी। उसमें कोई ना कोई अल्ट्रेशन आ गया है, उसकी जो लेयर्स है वहां पे कुछ खराब हो गया है। हो सकता है उसके नेफ्रॉन्स, जो यूरिन फॉर्मेशन यूनिट है, वो आपकी खराब हो गई हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे, जिसकी वजह से किडनी अपने दोनों काम नहीं कर पा रही है। वही चीज क्या कहलाती है? आपकी रीनल इंजरी। ठीक है। या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं रीनल फेलियर। फेलियर का मतलब भी यही होता है कि आपके जो नॉर्मल फंक्शंस है वो काम नहीं कर पाना, या फिर आपका जो अचीवमेंट है वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो भी क्या कहलाता है? आपका फेलियर कहलाता है। कि आपने कोई एक गोल डिसाइड किया है और उस गोल तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो आपका क्या है? फेलियर है। तो वैसे ही यहाँ पे किडनी का गोल क्या था? कि किडनी का गोल था यूरिन फॉर्मेशन करना और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट करना, बट वो इस गोल तक नहीं पहुंच पा रही है। तो क्या हो गया? किडनी फेल हो गई है। चलिए, आजकल क्या है, जो फेलियर वर्ड है उसको कम यूज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि इसकी वजह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो रहा है पेशेंट्स को।
स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। जब आप किसी इंसान को बोलते हो कि अरे वो फेल हो गया है, आपकी किडनी फेल हो गई है, हार्ट फेल हो रही है, हो गया है, तो अचानक से ऐसे धक्का लगता है कि यार ये क्या हुआ है। तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है किसी इंसान का। बट अब अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जो उसका स्ट्रेस है वो बढ़ेगा, पहले ही वो बीमार है और उसको हम स्ट्रेस कंडीशन इंक्रीज करवा देंगे, तो जो उसका ट्रीटमेंट जो हम चलाएंगे, जो उसको ठीक करने के लिए, वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। क्योंकि जो मेंटल कंडीशन है ठीक होने के लिए, वो इंसान की मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, खुद का मोटिवेशन अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत इफेक्टिव हो पाता है। तो इसीलिए जो फेलियर वर्ड है उसको नहीं यूज किया जाता है, उसकी जगह क्या यूज किया जाता है? इंजरी। तो आप ये बोल सकते हैं रीनल फेलियर को रीनल इंजरी। क्या मतलब हुआ कि अपनी जो एबिलिटीज है वो अब नहीं कर पा रही है किडनी। क्या क्या फंक्शंस थे? यूरिन फॉर्मेशन और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। चलिए, अब हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके और हम क्या क्या नाम बुला सकते हैं जो रीनल फेलियर है। रीनल, पहली चीज कि रीनल को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? किडनी से। रीनल का मतलब किडनी। अब आप क्या क्या बुला सकते हो? रीनल फेलियर, किडनी फेलियर, ठीक है। या फिर हम क्या बुला सकते हैं और? रीनल इंजरी, या और किडनी इंजरी। तो ये हम इसके दूसरे नाम भी बुला सकते हैं कि रीनल फेलियर या फिर रीनल इंजरी, या किडनी फेलियर और किडनी इंजरी। इसको हम बोल सकते हैं रीनल डिजीज, रीनल डिजीज। या फिर इधर क्या हो जाएगा आपका? किडनी डिजीज। तो ये इसके हो गए अदर्स नेम। जो आपका रीनल फेलियर है उसके अदर्स नेम में क्या क्या आ जाएंगे आपके? रीनल फेलियर, रीनल इंजरी, रीनल डिजीज, किडनी फेलियर, किडनी इंजरी और किडनी डिजीज। तो ये हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि क्या मतलब होता है, ये आपका इसका मीनिंग हो गया रीनल फेलियर का। मीनिंग हो गया, आपके अदर्स नेम हो गए। और फेलियर वर्ड क्यों यूज नहीं किया जा रहा है वो चीज भी आपको बता दी गई है कि जो स्ट्रेस लेवल है वो पेशेंट का इंक्रीज नहीं हो, और जो हम ट्रीटमेंट देने वाले हैं पेशेंट को वो उसका इफेक्टिव हो सके। तो उसकी वजह से क्या है, फेलियर वर्ड को आजकल यूज नहीं किया जा रहा है। चलिए, अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं कि जो इंजरी है वो कितने टाइप की हो सकती है। तो कोई भी इंजरी हम जो एमएसएन में पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं एक्यूट और क्रोनिक के बेसिस पे। कि एक तो चीज अभी स्टार्ट हुई है और एक आपकी काफी लंबे समय से चली आ रही है, तो वो चीज। तो दोनों ही हम यहाँ पे टाइप पढ़ने वाले हैं। क्या क्या टाइप होते हैं रीनल इंजरी के? फर्स्ट आपका होता है अक्यूट रीनल इंजरी। सेकंड होता है आपका क्रोनिक रीनल इंजरी। क्रोनिक रीनल इंजरी। ये आपके टाइप्स हो गए, फर्स्ट एंड ये टाइप सेकंड। अब क्या मतलब होता है अक्यूट रीनल इंजरी का? पॉइंट टू पॉइंट हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सडन ऑनसेट। अक्यूट का मतलब होता है कुछ थोड़े समय में या फिर सडनली होने वाली बीमारी, जिसकी वजह से आपके किडनी फंक्शंस खराब हो गए हैं या फिर वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है? क्रोनिक ऑनसेट। क्रोनिक ऑनसेट मतलब काफी लंबे समय से कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम चलती आ रही थी, और वो धीरे धीरे जाके इतनी मेजर हो चुकी है कि अब आपकी किडनी ने जवाब दे दिया है कि बस भाई, अब इससे ज्यादा मैं और काम नहीं कर सकती। इतने दिनों तक तो आपने अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया, अब मेरी हिम्मत नहीं है इससे ज्यादा काम करने की। तो वो क्या हुआ? क्रोनिक ऑनसेट। जो सडन है ये क्या होता है आपका? रिवर्सिबल। क्योंकि अचानक जो ट्रॉमा होता है, अचानक जो इंजरी होती है वो इतनी सीवियर नहीं होती, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं, किडनी के फंक्शंस को वापस नॉर्मल ला सकते हैं। बट ये तो बेचारा थक चुका है, हार चुका है, तो ये क्या होता है? इरिवर्सिबल।
थक गया है, हार गया है, टूट चुका है बिल्कुल तरीके से, कि काफी लंबे समय से उसमें इंजरी हो रही थी, अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया था। अब उसकी हिम्मत नहीं है कि वो वापस से ठीक हो जाए। नेक्स्ट हम बात करें, ये आपके होते हैं टेम्पररी लॉस। टेम्पररी लॉस, जो फंक्शंस है वो आपके कुछ समय के लिए लॉस होते हैं, जबकि यहाँ पे फंक्शंस परमानेंटली लॉस हो जाता है। परमानेंटली। तो जैसा कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वैसे ही अब इनका जो ट्रीटमेंट होगा ये आपका शॉर्ट टाइम में ठीक हो सकता है, बट इसको ठीक होने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम लगने वाला है, हो सकता है आपको किडनी रिप्लेस भी करनी पड़े। तो वो सारी चीजें, ये हो गया। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि इसका जो मेन क्लिनिकल फीचर्स होता है, तो वो इसमें होता है अक्यूट में एजोटीमिया। एजोटीमिया किसका मेन क्लिनिकल फीचर है, तो वो है आपका अक्यूट रीनल इंजरी का, एआरआई का। क्या होता है एजोटीमिया का मतलब है? एजोटीमिया का मतलब है कि आपके जो वेस्टेज है, जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, उनका लेवल बढ़ जाना। सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाना क्या कहलाता है? एजोटीमिया। जबकि यहाँ पे जो क्रोनिक रीनल फेलियर है, ये आपका कैरेक्टराइज होता है, या फिर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है इसमें यूरेमिया एंड यूरेमिक फ्रॉस्ट। यूरेमिक फ्रॉस्ट। अब क्या मतलब होता है यूरेमिया का? यूरेमिया क्या मतलब होता है? यूरिया प्लस एमिया मतलब ब्लड। ब्लड के अंदर यूरिया का अमाउंट बढ़ जाना यूरेमिया कहलाता है। और जो यूरिया स्टोर हुआ है ब्लड में, जो इंक्रीज अमाउंट हुआ है, वो जब आपके स्किन पे व्हाइट पैचेज बनाने लग जाए, व्हाइट पैचेज के रूप में स्किन पे जमा हो जाए और काफी सीवियर ईचिंग हो, तो वो क्या कहलाता है? यूरेमिक फ्रोस्ट। यूरेमिया और जो यूरेमिक फ्रोस्ट है वो किसके क्लिनिकल इंडिकेटर है? आपके क्रोनिक रीनल इंजरी के। बट जो एजोटीमिया है वो किसका है? आपका अक्यूट रीनल इंजरी का। एक चीज और, जो यूरेमिया और जो यूरेमिक फ्रोस्ट है वो स्टार्टिंग फेज में नहीं होते हैं। जो आपका क्रोनिक रीनल इंजरी है उसके स्टार्टिंग फेज में, या फिर इनिशियल जो स्टेज होती है वहां पे नहीं होते हैं। तो ये कहाँ पे डेवलप होता है? ये डेवलप होते हैं जब आपकी जीएफआर 15 ml पर मिनट से कम पहुंच जाती है। 15 ml पर मिनट से कम पहुंच जाती है, जिसको हम बोलते हैं एंड स्टेज रीनल फेलियर, ESRF। एंड स्टेज रीनल फेलियर जब आपकी जीएफआर 15 ml पर मिनट से नीचे पहुंच जाती है, स्टेज है आपकी फिफ्थ। तो उस कंडीशन में जाके आगे यूरेमिया एंड यूरेमिक फ्रोस्ट डेवलप होते हैं। इनिशियल स्टेज ऑफ क्रोनिक रीनल इंजरी में ये दोनों चीजें डेवलप नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट इसमें एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे अक्यूट रीनल इंजरी के बारे में, कि जो अक्यूट रीनल इंजरी है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आते हैं। नेक्स्ट हम उसके बाद डिस्कस करेंगे क्रोनिक रीनल इंजरी के बारे में, कि क्रोनिक रीनल इंजरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या साइन सिम्टम्स इसमें आ सकते हैं। और फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे इनके डायग्नोसिस क्राइटेरिया के बारे में, इनका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आपका दोनों चीजें हो जाएंगी, मेडिकली भी और सर्जिकल भी। क्लियर है? सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे एआरएफ के बारे में। एआरएफ में हम डिस्कस करेंगे इसके कोज, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फिर हम डिस्कस करेंगे सीआरएफ, क्रोनिक रीनल फेलियर, उसमें भी उसके कोज और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है और जो इसका ट्रीटमेंट एरिया है, वो दोनों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो इसके सबसे पहले हम बात करते हैं कोजेज के बारे में, कि जो एआरएफ है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके 3 रीजन हो सकते हैं: प्री रीनल, इंट्रा रीनल एंड पोस्ट रीनल। 3 रीजन हो सकते हैं कारण की। अगर हम बात करें कि प्री रीनल मतलब आपकी किडनी से पहले कोई प्रॉब्लम हो गई हो जो कि किडनी को अफेक्ट कर रही है।
इंट्रारीनल किडनी के अंदर ही कोई प्रॉब्लम हुई है, और पोस्ट रीनल मतलब किडनी के बाद कोई प्रॉब्लम हुई है जो किडनी के फंक्शंस को नहीं होने दे रहा है। तो इनमें क्या क्या आता है? यहाँ पे आपका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो होता है हाइपोपरफ्यूजन। हाइपोपरफ्यूजन क्या मतलब होता है हाइपोपरफ्यूजन का? हाइपो का मतलब होता है कम अमाउंट में, और परफ्यूजन का मतलब है कि जो ब्लड सप्लाई पहुंच रही है टिश्यूज तक, जो ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है सेल्स तक, टिश्यूज तक, वो आपका क्या हो गया है? कम। तो वो क्या होता है? हाइपोपरफ्यूजन। अब अगर रीनल में, किडनी में हाइपोपरफ्यूजन होगा, ब्लड सप्लाई ही कम आएगी, तो किडनी काम कैसे कर पाएगी? इंट्रा रीनल में होता है आपका ट्रॉमा या फिर इंजरी, कि रीनल के अंदर, किडनी के अंदर ही कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई ट्यूमर बन गया है, कोई इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वहां की जो सेल है वो डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट रीनल की, किडनी के बाद। तो किडनी के बाद क्या हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, किडनी तक तो ठीक है, उसके बाद जब यूरिन फॉर्मेशन हो भी चुका है आपका, नेफ्रॉन में मान लो यूरिन फॉर्मेशन हो गया है, बट उसके बाद की जो स्ट्रक्चर्स हैं, आपका माइनर कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स है, फिर आपका यूरेटर है, तो हो सकता है इन चीजों में कोई रुकावट आ गई हो, यूरेथ्रा है वहां पे कोई रुकावट आ गई हो, जिसकी वजह से जो यूरिन है उसका फ्लो नहीं हो रहा है, वापस से वो बैक फ्लो जा रहा है, और जो बैक फ्लो जाएगा, क्योंकि जब आगे जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो पीछे वो चीज भरती जाएगी, जब वो एक लेवल पे भर जाएगी तो किडनी क्या है? अपना काम करना बंद कर देगी। तो ये इनके इम्पोर्टेंट चीजें हैं, या फिर हम यूं कहें कि इम्पोर्टेंट कारण है कि प्री रीनल किसकी वजह से हुआ? हाइपोपरफ्यूजन की वजह से। हाइपोपरफ्यूजन मतलब ब्लड का जो सर्कुलेशन था वो किडनी तक नहीं आ रहा है। इंट्रारीनल कि किडनी के अंदर ही कोई ट्रॉमा हो गया है, सब कुछ सही था कि ब्लड भी सही आ रहा था, न्यूट्रिशन भी अच्छे मिल रहे थे, कोई इंजरी भी, ओ सॉरी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है, बट हो सकता है कोई ट्रॉमा हो गया है वही किडनी के अंदर। और पोस्ट रीनल का मतलब है कि किडनी ने अपना काम तो कर दिया, यूरिन फॉर्मेशन कर दिया है, बट उसका आगे का जो ट्रैक्ट है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से वो जो यूरिन है वो आगे पास आउट नहीं होगा। आगे पास आउट नहीं होगा तो वो पीछे ही प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से रीनल फंक्शंस अल्टर्ड हो सकते हैं। तो ये तीन रीजन है। अब तीनों के बारे में हम एक बार डिटेल में पढ़ते हैं कि इनमें और क्या क्या हम मान सकते हैं, कि किन किन की वजह से या फिर किन किन फैक्टर्स को हमने प्री रीनल, इंट्रारीनल और पोस्ट रीनल में इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले हम बात करें हाइपोपरफ्यूजन के बारे में, कि हाइपोपरफ्यूजन किन किन कारणों की वजह से हो सकता है, कि जो ये रीनल है वहां तक ब्लड क्यों नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले बॉडी में ब्लड ही कम है, हाइपोवोलेमिया, कि बॉडी में ब्लड का अमाउंट ही कम है। जब बॉडी में ब्लड का अमाउंट कम है तो किडनी तक कहाँ पहुंच पाएगा? सेकंड, हाइपोटेंशन। टेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर कम है। ऑब्वियसली बात है, जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। अब जब ब्लड प्रेशर ही कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, तो आपका जब प्रेशर कम लगेगा तो आगे वो उसको पुश नहीं कर पाएगा। तो अगर अच्छा प्रेशर होगा तो ब्लड फ्लो आगे जा पाएगा। नेक्स्ट हम बात करें बर्न। बर्न की कंडीशन में क्या होता है कि जब आपकी स्किन या फिर कोई कहीं का भी बर्न होता है, तो आपका फ्लूइड लॉस होता है। क्या होता है? फ्लूइड का लॉस होता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है। तो अल्टीमेटली बात क्या है? बर्न की कंडीशन में भी आपका हाइपोवोल्यूमिया होने वाला है। हाइपोवोल्यूमिया होगा, आपका ब्लड वॉल्यूम कम होगा। जब नॉर्मल वॉल्यूम कम हो रहा है, हमारा फ्लूइड अमाउंट कम हो रहा है, तो आपका ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा, और ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हाइपोपरफ्यूजन की कंडीशन डेवलप होने वाली है। नेक्स्ट क्या हो सकती है? आपका कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक, कि आपके हार्ट का जो है वही काम करना बंद कर चुका है, उसी में उसके जो नॉर्मल फंक्शंस थे वही वो फंक्शंस नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो सकता है? ब्लड वॉल्यूम नहीं बन पाएगा। या फिर हो सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कि जो आपका हार्ट है उसके फंक्शंस अल्टर्ड हो गए हैं, हार्ट ने ही काम करना बंद कर रखा है,
उसमें जो वॉल्यूम है वो इकट्ठा हो चुका है, भर चुका है, कंजेशन इतना हो चुका है कि ब्लड वॉल्यूम को वो आगे पंप नहीं कर पा रहा है, उसकी जो पंपिंग एबिलिटी थी वो खत्म हो गई है, तो भी आपका क्या है, किडनी तक हाइपोपरफ्यूजन होगा, क्योंकि जो ब्लड वॉल्यूम है वो किडनी तक इतने प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स मान सकते हैं कि या फिर कोई डिजीज कंडीशन हम यहाँ पे मान सकते हैं कि जिनकी वजह से किडनी में हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है, किडनी में ब्लड वॉल्यूम नहीं पहुंच पा रहा है, और जो किडनी है वो इंजर्ड हो रही है। तो क्या क्या रीजन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, हाइपोटेंशन है, हाइपोवोलेमिया हो गया, बर्न हुआ है आपका, कार्डियोजेनिक शोक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, तो उसके अलावा हो सकता है कि हम यहाँ पे बात करें कि जो इसको सप्लाई करने वाली आर्टरी है, जो इसकी रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी, वो स्टीनोसिस हो गई है। स्टीनोसिस का मतलब है कि नॉर्मल आपका ये डायमीटर था, जो रीनल आर्टरी था, बट वो अब उसका डायमीटर कम हो गया है। अब अगर कम होगा, डायमीटर कम होने की कंडीशन में क्या है, ब्लड का अमाउंट जितना लार्ज डायमीटर से पहुंच पा रहा था वो इस मिनिमम डायमीटर से आगे नहीं पहुंच पाएगा, तो भी किडनी में क्या है, ब्लड फ्लो नहीं जा पाएगा। या फिर हो सकता है कि आपका जो रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस बन गया हो, कि जो रीनल आर्टरी है उसमें कोई ना कोई थ्रोम्बोसिस बन गया है यहाँ पे, उस थ्रोम्बोसिस की वजह से भी आगे ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रही है। या फिर हो सकता है हाइपोवोलेमिया, यहीं पे हम लिख सकते हैं कि पेशेंट में सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है। डिहाइड्रेशन कौन सा, सीवियर, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है, फ्लूइड वॉल्यूम कम है, तो वही सारी चीजें रिपीट होंगी कि बीपी, ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा तो जो जो रीनल में फ्लूइड आने वाला है, जो ब्लड वॉल्यूम आने वाला है वो भी आपका कम आएगा। तो ये सारे क्या है, रिस्क फैक्टर हम यहाँ पे मान रहे हैं, जो कि प्री रीनल कोजेज में हम इंक्लूड कर रहे हैं कि किडनी से पहले क्या क्या परेशानी हो सकती है, जिनकी वजह से किडनी खराब हो सकती है। उसके अलावा दो चीजें और हैं यहाँ पे आपकी, फर्स्ट नसेड्स एंड कोक्स इनहिबिटर्स, कोक्स इनहिबिटर्स, ये दोनों क्या है, आपके ड्रग कैटेगरीज हैं, एंड नसेड्स और कोक्स इनहिबिटर्स। तो ये क्या करती है, तो ये करती है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो क्या काम करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन करवाता है परफ्यूजन, रेस्पॉन्सिबल फॉर परफ्यूजन, रेस्पॉन्सिबल फॉर परफ्यूजन। अब देखिएगा, एक नॉर्मल हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जो किडनी के परफ्यूजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा तो किडनी में जो परफ्यूजन है वो नॉर्मल रहेगा, इजी वे में रहेगा। बट जो नसेड्स और जो कोक्स इनहिबिटर्स हैं वो उस प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को कम कर देती हैं। तो अब अगर प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं रहेगा, उसका सिक्रेशन ही कम होगा, तो जो किडनी में जाने वाला ब्लड फ्लो है, जो उसका परफ्यूजन होने वाला है, वो भी आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जो नसेड्स हैं और जो कोक्स इनहिबिटर्स हैं, इनकी वजह से भी आपका जो किडनी है वो इंजर्ड हो सकती है। नसेड्स हम यहाँ पे बात करें कि आपका क्या है, एस्प्रिन हुआ, या फिर हम बात करें कि यहाँ पे आपका पैरासीटामोल हुआ, तो ये सब क्या है, आपकी नसेड्स कैटेगरी के ड्रग हैं। इसके अलावा आपका इबुप्रोफेन हुआ, इबुप्रोफेन, तो ये सब क्या है, आपकी जो भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, ठीक है। बट बाकी सारी जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है वो सीधा किडनी को इंजर्ड करती है, रीनल यहाँ पे हम उनको इंक्लूड करेंगे। बट जो नसेड्स और जो कोक्स इनहिबिटर्स हैं वो क्या कर रही हैं, उसका रीजन समझे, वो कर रही हैं परफ्यूजन को कम, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशंस को कम करके परफ्यूजन को नहीं होने दे रही है, इसीलिए इसको प्री रीनल कोज में रखा गया है। क्यों, क्योंकि प्री रीनल के लिए क्या है, हाइपो परफ्यूजन जरूरी है, और हाइपो परफ्यूजन, जो नॉर्मल परफ्यूजन हो रहा था प्रोस्टाग्लैंडिन की, बट नसेड्स और कोक्स क्या कर रही है,
कि उन प्रोस्टाग्लैंडिन को सिक्रेट नहीं होने दे रही हैं, जिसकी वजह से किडनी में परफ्यूजन नहीं होगा। उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है कि नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स किस कैटेगरी में है, तो वो आपके आएंगे इंट्रा रीनल कोशिश में। उनके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रा रीनल में क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये थे आपके प्री रीनल के कारण कि हाइपोपरफ्यूजन किन किन कारणों की वजह से हो सकता है। हाइपोवोलेमिया या सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, हाइपोटेंशन की वजह से हो सकता है, बर्न की कंडीशन में हो सकता है, स्ट्रोक की कंडीशन में हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हो सकता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की जो आर्टरी थी उसका डायमीटर कम हो गया है, उसमें कोई ना कोई क्लोट बन गया है, थ्रोम्बोसिस हो गया है, आपका जो नसेड्स हैं और जो कोक्स हैं उनकी वजह से भी आपका जो किडनी तक आने वाला परफ्यूजन है वो भी कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज होने से रोक देते हैं जो कि किडनी के परफ्यूजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारे कारण हो गए आपके प्री रीनल में। अब हम नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं इंट्रा रीनल कोजेज। इंट्रा रीनल में क्या आएगा, जैसे अभी बताया कि किडनी के अंदर होने वाली समस्याएं। तो इंट्रा रीनल में क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ट्रॉमा और इंजरी। अब कौन कौन से यहाँ पे हम बात करें कि किस किस को हम इसमें इंट्रा रीनल में इंक्लूड करेंगे। तो आपका रीनल स्टोन हो सकता है, रीनल स्टोन की हो सकता है किडनी के अंदर ही स्टोन फॉर्मेशन हो गया हो, या फिर रीनल ट्यूमर हो सकता है, कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया हो, कोई सेलुलर ग्रोथ हो गई है जो कि इमेच्योर ग्रोथ हो रही है, एक्सेसिवली ग्रोथ हो रही है, ट्यूमर का रूप ले रही है वहां पे। उसके अलावा हम बात करें, रीनल ट्यूमर हो गया, रीनल स्टोन हो गया। नेक्स्ट जो भी हमने डिजीज कंडीशन अभी तक पढ़ी है, आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेक्स्ट नेफ्रिटिक सिंड्रोम, नेक्स्ट आपका पाइलोनेफ्राइटिस। तो इन कंडीशंस में भी क्या है, जब हमने ये तीनों डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है, इन दोनों में क्या था, ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन, जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन था उसमें इंजरी हुई थी। अब वहीं पे डायरेक्ट इंजरी हुई है तो आपके किडनी के फंक्शंस अल्टर्ड होंगे। पाइलोनेफ्राइटिस में क्या है कि जो इन्फेक्शन यूरेटर में था, यूरिनरी ब्लैडर में था, अगर वो रीनल तक पहुंच गया है, किडनी तक असेंड हो गया है, तो वो आपको क्या है, किडनी को इंजर्ड कर देगा, क्योंकि किडनी में फिर इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा वो। तो वो आपका पाइलोनेफ्राइटिस। उसके अलावा और क्या हो सकता है, अपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस का मतलब होता है कि प्लांट डेथ, प्लांट डेथ ऑफ एपिकल लेयर, एपिकल लेयर ऑफ ट्यूब्यूल्स। एपोप्टोसिस क्या है कि किसी भी जो सेल है उसकी प्लानिंग के साथ डेथ करवा देना। प्लानिंग के साथ मतलब अगर आपका कोई भी, हम यहाँ पे बात करें कि जो ट्यूमर सेल्स होती है उन ट्यूमर सेल्स को जलाया जाता है, ड्रग्स देके मारा जाता है, तो वो क्या है, प्लानिंग के तहत की जाने वाली डेथ है। तो वहीं पे उसको हम क्या बोल रहे हैं, अपोप्टोसिस। बट ये वाली जो चीज है ये हम किसके साथ कर रहे हैं, नॉर्मल सेल्स के साथ अगर हम करें तो वो क्या कहलाता है, अपोप्टोसिस। अब एपिकल लेयर कौन सी होती है, तो ये देखें, ये आपका नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं, तो उनके जो इंटरनल डायमीटर पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो होती है आपकी एपिकल लेयर, ये। और जो बाहर स्ट्रक्चर होती है या फिर बाहर की तरफ जो लेयर होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं बेसोलेटरल लेयर, बेसोलेटरल लेयर। क्लियर है? दो लेयर्स हो गई, आपका फर्स्ट एपिकल लेयर और दूसरी हो गई बेसोलेटरल लेयर। तो एपोप्टोसिस किसका है, जब एपिकल लेयर्स की हम डेथ करवा देंगे तो वो क्या कहलाता है, एपोप्टोसिस। अब एक चीज देखिएगा, एपिकल लेयर में क्या है, हमारे पास विलाई स्पायरी थी, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमने बात की थी, जो कि मूवमेंट करवाती है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो करवाने में मदद करती है ट्यूब्यूल्स के अंदर।
कि जो फ्लूइड है उसको आगे की तरफ बढ़ाने का काम करती है। बट जब वो विलाइज नहीं होंगी, वो लेयर्स ही वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो ना ही तो रीएब्जॉर्प्शन होगा और ना ही फ्लूइड का आगे फ्लो हो पाएगा। तो वो क्या कहलाता है आपका एपोप्टोसिस। नेक्स्ट और कंडीशन हो सकती है इसमें रैप्डोमायोलाइसिस। रैप्डोमायोलाइसिस का मतलब है कि जो आपकी स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स, उनका क्या हो गया है, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। रैप्डो का मतलब आपका स्केलेटल, मायो मतलब मसल्स, और लाइसिस का मतलब हो गया है ब्रेक डाउन। जब स्केलेटल मसल्स का ब्रेक डाउन होता है उसको हम बोलते हैं रैप्डोमायोलाइसिस। रैप्डोमायोलाइसिस की वजह से क्या होगा, मायोग्लोबिन रिलीज होगा। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या है, मसल्स में पाया जाने वाला सबस्टांसेज है। तो वो मायोग्लोबिन रिलीज होगा। ब्लड में क्या होगा, इसका अमाउंट बढ़ेगा, इंक्रीज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन इन ब्लड। ब्लड के अंदर क्या है, मायोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मसल्स टूट रही है, मायोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो ब्लड में आके रिलीज होगा। तो ये जो बढ़ा हुआ अमाउंट है ये क्या करवा देता है, जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस को इंजर्ड करवा देता है, इंजरी करवा देता है ग्लोमेरुलस के अंदर मायोग्लोबिन। उसकी वजह से क्या होगा, आपका ग्लोमेरुलस इंजर्ड होगा तो आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम वहां पे डेवलप होने वाला है। दूसरी चीज आपको क्या देखने को मिलेगा, जब ज्यादा अमाउंट होगा मायोग्लोबिन का, तो वो आपको यूरिन में भी देखने को मिलेगा। और उस टर्म को हम नाम देंगे मायो ग्लोब्यू ग्लोबिन यूरिया, मायोग्लोबिन यूरिया। यूरिन के अंदर जो मायोग्लोबिन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या हुआ, रैप्डोमायोलाइसिस। ठीक है, रैप्डोमायोलाइसिस का मतलब है आपकी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो टूट रही है, मायोग्लोबिन का रिलीज हो रहा है। मायोग्लोबिन क्या करवा रहा है, ब्लड में बढ़ेगा तो आपके ग्लोमेरुलस को इंजर्ड करवाएगा। ग्लोमेरुलस इंजर्ड होगा तो क्या होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप होगा। अब जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप होगा तो आपकी किडनी है वो वर्क नहीं कर पाएगी, जितना एफिशिएंटली वो कर रही थी वो उतना नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज क्या होगा, जो ब्लड में मायोग्लोबिन बढ़ा है वो आपको यूरिन में भी देखने को मिलेगा, जिसको हम टर्म नाम दे रहे हैं मायोग्लोबिन यूरिया। नेक्स्ट और क्या रीजन हो सकता है, तो और रीजन इसमें हो सकता है अक्यूट ट्यूब्युलर नेक्रोसिस। अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस का मतलब है, नेक्रोसिस का मतलब हो गया सेल डेथ, मतलब अचानक से सेल डेथ हो गई है, कौन सी, ट्यूबुलर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये आपकी जो बेसोलेटरल लेयर है, अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में क्या डैमेज हुआ है, बेसोलेटरल लेयर, बेसोलेटरल लेयर ब्रेकडाउन, या फिर हम बात कर सकते हैं डेथ ऑफ बेसोलेटरल लेयर। जो आपकी बेसोलेटरल लेयर है वो आपकी डैमेज हो गई तो भी आपके जो किडनी के फंक्शंस हैं वो अल्टर्ड होने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट और क्या क्या रीजन हो सकता है, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इंट्रा रीनल कोज। मेन रीजन ट्रोमा, क्या क्या पढ़ा, रीनल स्टोन, रीनल ट्यूमर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रिटिक सिंड्रोम, पाइलोनेफ्राइटिस, अपोप्टोसिस, रैप्डोमायोलाइसिस एंड acute tubular nephrosis। जो डिजीज कंडीशंस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रिटिक सिंड्रोम है, पाइलोनेफ्राइटिस है, तो इनके जो लेक्चर्स हैं वो आपके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। जो इनकी प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक जो बॉक्स है वहां पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप इनकी जो वीडियो है वहां से आप सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें और रीजन की बात करें कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो और रीजन हमारे पास हो सकते हैं जो अभी हमने बताया था, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, वो सारी ड्रग्स जो किडनी को नुकसान पहुंचा रही हैं, सारी की सारी आपके आएंगी इंट्रारेनल कोज में। कौन कौन सी होती हैं, आपका वेनकोमाइसिन,
एमिकासिन, जेंटामाइसिन। और हम बात करें सिस्प्लाटिन, आपका एसी इनहिबिटर्स, नसेड्स। नसेड्स आपके वहां पे भी थी, पर वहां पे रीजन क्या था कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करके और फिर हाइपोपरफ्यूजन करवा रही है। बट नसेड्स क्या है, डायरेक्ट नेफ्रोटॉक्सिक भी होती है, रीनल की जो पैरेनकाइमा है उसको भी डैमेज करवाती है। उसके अलावा हम और बात करें कि और कौन कौन सी ड्रग्स नेफ्रोटॉक्सिक हो सकती हैं, तो उसमें आपकी इंक्लूड की गई है मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट, ठीक है। कौन कौन सी हो गई, वैनकोमाइसिन, एमिकासिन, जेंटामाइसिन, सिस्प्लाटिन, एसी इनहिबिटर्स, नसेड्स, मीथोट्रेक्सेट। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन। तो ये सारी क्या है, आपकी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं जो किडनी को हार्म पहुंचा रही है। तो ये सब भी अगर इंसान ज्यादा लंबे समय तक यूज करता है तो किडनी इंजर्ड हो जाती है। हमने पढ़ा इंट्रारीनल कोज। इंट्रारीनल कोज में आपका ट्रोमा एंड इंजरी किस किस की वजह से हो सकता है, आपका रीनल स्टोन, रीनल ट्यूमर हो सकता है, कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रिटिक या पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। उसके अलावा आपका एपोप्टोसिस होता हो सकता है, जो एपिकल लेयर्स हैं उनमें डैमेज हो जाए या फिर उनको हम प्लानिंग करके उनको डेथ करवा देते हैं। रेब्डोमायोलाइसिस हो जाए, आपका अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाए, या फिर जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं उनका अधिक रूप से सेवन किया जाए तो भी हमारी जो है किडनी वो खराब हो सकती है। तो ये सारे क्या थे, आपके इंट्रारीनल कोज, जो में इंक्लूड किया गया है ट्रोमा को लेके, कि ट्रोमा हुआ है, कहाँ पे हुआ है ट्रोमा, किडनी के अंदर ही ट्रोमा हुआ है, तो उसकी वजह से किडनी आपका काम करना बंद कर देगी। जब किडनी में चोट लगी है, अंदरूनी चोट लगी है किडनी के अंदर ही, तो वो काम कैसे कर पाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं लास्ट हमारे पोस्ट रीनल कोज के बारे में, जो कि इंडिकेट कर रहा है ऑब्स्ट्रक्शंस को लेके। ठीक है, अब जो ऑब्स्ट्रक्शंस है, हम यहाँ पे बात करें पोस्ट रीनल कोज। पोस्ट रीनल कि किडनी के बाद क्या क्या समस्याएं डेवलप हो सकती हैं, तो पोस्ट रीनल कोज में आपका इंक्लूड किया गया है यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। अब यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है। यूरेटर में स्टोन हो सकता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, या फिर हम इसको यूं माने कि यूरेटर में स्टोन हो गया। यहाँ पे हम ट्यूमर ले लेते हैं कि यूरेटर में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया है या फिर यूरेटर में स्टोन का फॉर्मेशन हो गया है। ऐसे ही ये आपके कहाँ पे हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है। ब्लैडर ट्यूमर हो सकता है या फिर ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। सेम चीज आपके यूरेथ्रा में हो सकता है, यूरेथ्रल स्टोन, या फिर कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया हो, या फिर बीपीएच हो सकता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी, जिसमें क्या हुआ था, आपका जो यूरेथ्रा था वो एकदम से कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया था और जो यूरिन फ्लो था वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ था। ये भी हम डिजीज कंडीशन पढ़ चुके हैं। बीपीएच इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के नाम से होगा, रेनल की प्लेलिस्ट, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हो सकता है रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस मतलब जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें पीछे की साइड, रेट्रो मतलब बैक साइड में, पेरिटोनियल की कैविटी में फाइब्रोसिस मतलब जो फाइब्रो टिश्यूज है उनका एक्सेसिवली ग्रोथ हो जाए, तो वो क्या होगा, उस ग्रोथ की वजह से जो आपका किडनी के अंडरलाइन जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो यूरेथ्रा है, जो ब्लैडर है, उन पे प्रेशर पड़ेगा और वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और फाइनली क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने वाला है। तो ये सारे क्या हैं, आपके पोस्ट रीनल कोज हैं
मेन रीजन क्या है पोस्ट रीनल का? ऑब्स्ट्रक्शन। अब ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी प्रकार से हो सकता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया, स्टोन का फॉर्मेशन हो गया है, या फिर जो सराउंडिंग टिश्यूज है वहां पे ट्यूमर बन गया है, वहां पे फाइब्रोइड्स बन गए हैं, तो वो सब भी क्या है, प्रेशर डालेंगे, कंप्रेस कर देंगे स्ट्रक्चर्स को, जिससे कि यूरिन फ्लो आगे होता है। तो वो सारे रीजन क्या है? पोस्ट रीनल कोज। तो ये था हमारे पास ईटियोलॉजिकल पोर्शन रीनल इंजरी के लिए। और कौन सी रीनल इंजरी के लिए? अक्यूट रीनल इंजरी के लिए। अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ सकते हैं कि जब अक्यूट रीनल इंजरी हुई है, तो वहां पे आपके पास क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एकेआई, अक्यूट किडनी इंजरी के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो साइन सिम्टम्स हैं उनको तीन भागों में या फिर तीन फेजेस में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका होगा ओलिगोरिक फेज, सेकंड होगा डाइयूरेटिक फेज, एंड थर्ड होने वाला है इसमें आपका रिकवरी फेज। जो साइन सिम्टम डेवलप होते हैं वो तीन फेजेस में जाके आपके डेवलप होते हैं: ओलिगोरिक फेज, डाइयूरेटिक फेज एंड रिकवरी फेज। जो ओलिगोरिक फेज है वहां से हम जिसमें डिस्कस करते हैं कितने दिन की होती है, 8 से 15 दिन की होती है, बट अप टू 2 मंथ्स। कुछ केसेस में ये आगे प्रोग्रेस भी कर सकती है, ओलिगोरिक फेज लगभग 2 महीने तक भी चल सकती है, बट नॉर्मली अगर हम इसकी रेंज देखें तो वो कितनी होती है, 8 से 15 दिन की। अब ओलिगोरिक फेज में क्या क्या साइन सिम्टम्स आने वाले हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओलिगोरिया का क्या मतलब है। ओलिगोरिया का मतलब होता है कि लेस देन 400 ml पर 24 आवर्स यूरिन आउट। जब यूरिन आउटपुट 400 ml से कम एक दिन में आने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं, ओलिगोरिक फेज। ठीक है। अब यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है तो क्या क्या साइन सिम्टम्स वहां पे डेवलप होंगे उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो अब सपोज करो कि हमारी बॉडी में पानी भरा हुआ है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो जो जो साइन सिम्टम्स हमें याद आ रहे हैं वो सब यहाँ पे होने वाले हैं। फर्स्ट चीज, हाइपर वोलेमिया। हाइपर वोलेमिया जब बाहर निकल ही नहीं रहा है तो वो जो बॉडी में फ्लूइड है उसका तो अमाउंट बढ़ने वाला है। जब फ्लूइड का अमाउंट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होगा। और क्या होगा? हाइपरवोलेमिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, इडिमा की कंडीशन डेवलप होगी, क्योंकि जो भरा हुआ फ्लूइड है वो इधर उधर जाएगा, सेल्स में जाएगा, इंट्रासेलुलर स्पेस में चला गया तो आपका इडिमा की कंडीशन हो गई। अब और क्या क्या साइन सिम्टम्स वहां पे डेवलप हो सकते हैं? जब आपका जो वेस्ट है वो नहीं निकल पा रहा है, जब यूरिन ही नहीं निकल पा रहा है तो वेस्ट कहाँ से निकलेंगे? तो अगर वेस्ट नहीं निकलेंगे तो हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही कि क्या क्लिनिकल इंडिकेटर होता है यहाँ पे, एजुटेमिया। तो इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मतलब आपका जो बन है BUN है उसका अमाउंट बढ़ने वाला है। और क्या बढ़ेगा? यूरिया का लेवल बढ़ने वाला है, आपके यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने वाला है। यूरिक एसिड यहाँ पे एक साथ ही लिख देता हूं, इंक्रीज अमाउंट इन सीरम, कि जो ब्लड है सीरम है उसमें इनका अमाउंट बढ़ने वाला है। किन किन का? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिया हम वहां पे लिख चुके हैं, यूरिक एसिड का, क्रिएटिनिन। कौन सा क्रिएटिनिन? सीरम क्रिएटिनिन, सीरम यूरिक एसिड। तो इनका लेवल क्या है?
बढ़ जाएगा, आपको हाई देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? भाई जब जो वेस्टेज है वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे तो कहाँ पे जाएंगे? बॉडी के अंदर ही स्टोर होंगे। और अगर बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम में स्टोर है तो वो आपके अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके ब्लड में जा रहे हैं। तो जो सीरम अमाउंट है इन सब का वो आपका बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा आपको और क्या देखने को मिलेगा? और आपको देखने को मिलेगा कि जब यूरिन आगे नहीं जा पा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें वेस्ट नहीं जा पा रहे हैं, बहुत कम अमाउंट में आपका यूरिन जा रहा है। तो जो यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो क्या है? बढ़ने वाली है। क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम तो नहीं जा रहा है तो जो आपका यूरिन है वो कैसा होगा? गाढ़ा गाढ़ा होगा। तो जो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या है? आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं ओलिग यूरिक फेज में आने वाले साइन सिम्टम्स। क्या हुआ? हाइपरवोलेमिया, हाइपरटेंशन, इडीमा, इंक्रीज बर्न, इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन, इंक्रीज यूरिक एसिड, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। जो यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपकी बढ़ने वाली है। और क्या क्या साइन सिम्टम्स आ सकते हैं? और आपका आएगा एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग तीनों आएंगे किसकी वजह से? एजुटीमिया की वजह से, ड्यू टू एजुटीमिया। जो तीनों है किसकी वजह से आएंगे? एजुटीमिया की वजह से। और क्या हो सकता है? कि आपका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो क्या होगा? डिक्रीज होने वाला है, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्यों? ये भी आपका एजोटीमिया की वजह से। कि जो एजोटीमिया है, जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, जब यूरिया बढ़ेगा अमोनिया बढ़ेगा, अमोनिया आपके ब्रेन तक जाएगा। अमोनिया अफेक्ट द अमोनिया अफेक्ट टू द ब्रेन। अब अमोनिया कहाँ से आया है? अमोनिया आया है आपके यूरिया से। ज्यादा अमाउंट यूरिया का होगा वो टूटेगा, अमोनिया बनाएगा, अमोनिया कहाँ पे जाएगी? ब्रेन तक जाएगी। और जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो आपका कम होने वाला है। तो ये हो गए आपके ओलिक यूरिक फेज में आने वाले सिम्टम्स। क्या क्या है? हाइपरवोलीमिया, हाइपरटेंशन, एडिमा, इंक्रीज बर्न, इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन, इंक्रीज यूरिक एसिड, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके अलावा भी और कुछ साइन सिम्टम्स हमारे पास अवेलेबल है जो कि ओलिक यूरिक फेज में आते हैं, जिनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और उनका जो रेशनल है वो भी हम साथ के साथ पढ़ते जाएंगे कि वो क्यों हो रहे हैं। जैसा अभी हमने देखा कि एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग क्यों हुए? एजुटीमिया की वजह से। वैसे ही हमें बाकी आने वाले जो साइन सिम्टम है उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि क्यों वो हो रहे हैं, उनके पीछे का रीजन क्या है। स्टार मार्क करके कह रहा हूं, ये चीजें पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, इनका रीजन भी पूछा जाता है, इसीलिए इनको उनसे अलग पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा। क्या है? फर्स्ट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या साइन सिम्टम आ रहा है आपके पास? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होता है? तो सबसे पहले हम बात करें कि एसिडोसिस एसिडोसिस में आपको क्या देखने को मिलेगा। पहली चीज तो हम ये क्लियर कर देते हैं कि जो H प्लस आयन है वो आपके बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे बढ़े हुए? तो इसका सबसे पहला रीजन तो हमारे पास यही है, ओलिग यूरिया की वजह से। ओलिग यूरिया हो रहा है बॉडी में, यूरिन अमाउंट बाहर ही नहीं जा पा रहा है। तो जो वेस्ट बन रहा है, जो H प्लस आयन बन रहे हैं, जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल सकते थे बट नहीं निकल पाए। क्यों? क्योंकि यूरिन ही नहीं बन पा रहा है, यूरिन ही नहीं निकल पा रहा है तो H प्लस कहां से निकलेंगे? पहली चीज, H प्लस आयन बढ़ने की वजह ओलिग यूरिया। उसके अलावा दूसरी चीज क्या होती है
कि जब एसिडोसिस की कंडीशन होती है, या फिर हम न्यू बात करें कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ क्यों, वो चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जब सेल मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो वहां से भी क्या है, H प्लस आयन लिबरेट होते हैं। सेलुलर मेटाबॉलिज्म हुआ, सेलुलर मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या है, आपके H प्लस आयन निकलते हैं। जब कोई भी सेल मेटाबोलाइट करती है खुद को, जब टूटती है, जब वो अंदर ही अंदर पाचन क्रिया करती है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस उसमें चलती रहती है, तो क्या है, H प्लस आयन लिबरेट होते हैं। अब देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करें कि सेल में क्या है, H2O एंड CO2, पानी है, CO2 है, सेल के अंदर आपको पानी मिलेगा, जो ब्लड आया वहां से आपको CO2 मिल गई है। ठीक है। अब ये दोनों क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं H2CO3, बाइकार्बोनेट आयन का ये फॉर्मेशन कर लेते हैं। H2CO3 क्या है, ये आगे फर्दर टूट जाता है आपका H प्लस एंड HCO3 माइनस, H प्लस आयन साथ के साथ आपका बाइकार्बोनेट में टूट जाता है। अब ये जो प्रोसेस है ये हमारी चलती रहती है। जब सेल मेटाबॉलिज्म होती है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, तो वहां पे H2 से CO2 बना, H2CO3 हुआ, H2CO3 H प्लस और HCO3 में टूट गया। या फिर हम यूं कहें कि H प्लस HCO3 दोनों मिलकर बाइकार्बोनेट बना देते हैं, बाइकार्बोनेट आपका पानी और गैस में टूट जाता है। तो ये प्रोसेस क्या आपकी चलती रहती है, मेटाबॉलिज्म होता रहता है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म चल रहा है वहां पे, तो H प्लस आयन जो है उनका अमाउंट ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? ओलिगोयूरिया की वजह से। जो आपका जो बाइकार्बोनेट, सॉरी, जो आपका कार्बोनिक एसिड है, सॉरी, जो आपका बाइकार्बोनेट है, यहाँ से क्या है, H प्लस आयन और ज्यादा बन रहे हैं। यहाँ से आपका H प्लस आयन प्लस CO2, CO2 तो गैस बन जाती है, जबकि H प्लस आयन आपके फ्रीज रह जाते हैं। तो H प्लस आयन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, और दूसरी चीज वो आगे पास आउट नहीं हो रहे हैं, तो उनकी वजह से क्या है, आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। चलिए, नेक्स्ट साइन सिम्टम की तरफ मूव करते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बाद आपका आता है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रेमिया मतलब डिक्रीज अमाउंट ऑफ सोडियम। जो सोडियम है उसका अमाउंट आपको कम देखने को मिलेगा। क्यों कम देखने को मिलता है? पहली चीज, फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, ओलिगोयूरिया है वह सब, यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा है, तो बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा है। ऑब्वियसली चीज है, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो सोडियम का अमाउंट भी बढ़ता है, हम ये चीज देखते हैं। बट कंपैरिजन अगर हम करें, तो जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो आपकी यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। उसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया डेवलप होता है, बॉडी के अंदर सोडियम की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, और उस 5 लीटर ब्लड के अंदर हमारे पास सोडियम कितना है, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं कि ये आपका नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम है, और ये ब्लड वॉल्यूम के अंदर पाया जाने वाला हमारा नॉर्मल सोडियम है। अब जो ब्लड वॉल्यूम है वो आपका बढ़ गया है, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, आगे पास आउट नहीं हो पा रहा है। फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो आपका डबल हो गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो डबल तक पहुंच गया है। बट जो सोडियम की कंसंट्रेशन थी वो डबल नहीं हुई है। डबल होती तो कितनी होती, 270। बट ये यहाँ पे सपोज करो कि कहां तक पहुंचा, सिर्फ 200 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक। जबकि नॉर्मली होना कितना चाहिए था, 270 से 290। ठीक है, होना कितना चाहिए था, 270 से 290। बट ये नहीं हुआ, और कितना ही रह गया, 200 तक। तो कंपैरिजन की बात करें कि जो उसकी कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से नॉर्मली कम हो गया है। अगर 270 तक ये भी इतना ही हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, जितना फ्लूइड बढ़ा उतना ही हमारे पास सोडियम बढ़ गया है। बट सोडियम उतना नहीं बढ़ा, उतना रिटेंशन नहीं हुआ सोडियम का,
तो क्या होगा, सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई है जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन डेवलप हुई है। नेक्स्ट साइन सिम्टम की अगर हम बात करें, हाइपोकैल्सीमिया, मतलब कैल्शियम का अमाउंट आपका कम। अब कैल्शियम का अमाउंट क्यों कम देखने को मिलेगा? देखिए, किडनी ने काम करना बंद कर रखा है। किडनी हड़ताल पे है कि मैं अपना काम नहीं करूंगी, मुझ में तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है। जब किडनी हड़ताल पे है तो किडनी का एक काम होता है विटामिन डी को एक्टिवेट करना। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी किसका फंक्शन है? किडनी का। अब यहाँ तो किडनी तो काम ही नहीं कर रही है भाई साहब। तो किडनी काम नहीं कर रही है तो एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी इज नॉट डन, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि विटामिन डी इज नॉट एक्टिवेटेड बाय किडनी। अब जो हम डाइटरी कैल्शियम ले रहे हैं, ये आपका फर्स्ट कंसेप्ट हो गया। दूसरी चीज, खाना खा रहे हैं, खाने में कैल्शियम जा रहा है। आप दही खा रहे हो, आप कड़ी खा रहे हो, आप लस्सी पी रहे हो, आप दूध पी रहे हो, तो उन सब में क्या है, कैल्शियम जा रहा है। डाइट के रूप में तो आप कैल्शियम ले रहे हो। अब जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है, एक लाइन लिख रहा हूं, एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड विटामिन डी इज responsible for responsible for absorption of absorption of dietary calcium, dietary calcium। ये लाइन ध्यान से देखो कि एक्टिवेटेड जो विटामिन डी है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए। किसका? डाइटरी कैल्शियम। हमने जो डाइट के रूप में जो कैल्शियम लिया है, जो कैल्शियम खाया है, उसका एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? एक्टिवेटेड विटामिन डी। बट भाई साहब यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही क्या है कि विटामिन डी एक्टिवेटेड ही नहीं हो रहा है। अब जब विटामिन डी एक्टिवेटेड नहीं है तो डाइटरी कैल्शियम को कौन एब्जॉर्ब करवाएगा? कोई भी नहीं करवा पाएगा। जब डाइटरी कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होने वाली। नेक्स्ट हम इसमें और डिस्कस करें कि और क्या क्या हमारे पास साइन सिम्टम हो सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम इधर लिख लेते हैं, और क्या हो सकता है हाइपोनेट्रीमिया हाइपोकैल्सीमिया के बाद? हाइपर, अब यहाँ पे देखना बढ़ रहा है अमाउंट, हाइपर कैलेमिया। कैलेमिया मतलब पोटेशियम का अमाउंट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है भाई साहब? कि दोनों चीजें तो कम हुई और पोटेशियम भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तो बढ़ूंगा। सोडियम कम हुआ, कैल्शियम कम हुआ, बट इन भाई साहब का अलग है, बोला तुम अलग जाओ मैं तो बढ़ूंगा। क्यों बढ़ेगा भाई साहब? तो उसका भी रीजन सुन लेते हैं कि जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हुई, H प्लस आयन हमारे बढ़ रहे हैं, तो वो H प्लस आयन क्या काम करवाते हैं? तो वो H प्लस आयन काम करवाते हैं सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन, सेल मेम्ब्रेन breakdown of cell membrane due to H प्लस आयन। H प्लस आयन की वजह से क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। अब जब सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो गई तो सेल के अंदर इकट्ठा जो पोटेशियम था वो कहाँ पे आ गया? ब्लड में, पोटेशियम इन ब्लड। अब जब अमाउंट ब्लड में आ गया है तो वहां पे क्या होने वाला है? वो पोटेशियम का लेवल बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये हमारी सेल थी, सेल के अंदर पोटेशियम स्टोर है। जब ये टूट जाएगी तो ये सारे कहाँ पे आ गया? ब्लड के अंदर। तो हाइपर कैलेमिया हो जाएगा। ठीक है।
तो हाइपरकैलेमिया का क्या रीजन है? एसिडोसिस की वजह से जो H प्लस आयन है वो सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करवा देते हैं और जो पोटेशियम है उसका अमाउंट ब्लड में आ जाता है, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो जाता है। नेक्स्ट दो साइन सिम्टम और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, हाइपर मैग्नीशियम मैग्नीसीमिया मैग्नीसीमिया एंड हाइपर फोस्फेटीमिया फोस्फेटीमिया मतलब मैग्नीशियम का अमाउंट भी बढ़ेगा और फोस्फेट का अमाउंट भी बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? ये दोनों चीजें हम डाइट से खा रहे हैं। डाइटरी इनटेक, खाने से जब हम खाना खा रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, तो उसमें आपका मैग्नीशियम भी जा रहा है, फोस्फेट का अमाउंट भी जा रहा है। बट क्या होता है कि वो सारा एब्जॉर्ब हुआ, हमारे बॉडी में अंदर स्टोर हो रहा है। अब नॉर्मली तो क्या होना चाहिए था कि जो एक्सेस अमाउंट था वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे यूरिन फ्लो ही नहीं जा रहा है, यूरिन आउटपुट ही नहीं जा रहा है। तो जो एक्सेस अमाउंट है इन दोनों का, एब्जॉर्प्शन के बाद बचा हुआ, मेटाबॉलिज्म के बाद बचा हुआ, उसको हम एक्सक्रीट आउट नहीं करवा पाते हैं। जब एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएंगे तो वो बेसिकली कहाँ पे स्टोर होगा? हमारे ब्लड के अंदर ही स्टोर होने वाला है। तो उसकी वजह से इन दोनों का क्या है, अमाउंट बढ़ने लग जाता है। डाइटरी इनटेक एंड नो एलिमिनेशन। अमाउंट कि जो एक्सेस अमाउंट है उसका एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, वो डाइटरी इनटेक तो हम कंटिन्यू रख रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, हाइपर मैग्नीशियम और जो फोस्फेट है उसका लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये सारे सिम्टम आ रहे हैं आपके ओलिग्यूरिक फेज में। कौन कौन से साइन सिम्टम्स हैं एक बार हम देखें कि जब ओलिग्यूरिक फेज हुआ, यूरिन आउटपुट कम हुआ है। यूरिन आउटपुट कम हुआ है तो बॉडी के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया है, हाइपर वॉल्यूमिया। हाइपर वॉल्यूमिया हुआ तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जब आपका होगा, हाइपर वॉल्यूमिया होगा, तो बॉडी के अंदर इडीमा की कंडीशन डेवलप होगी, इंट्रासेलुलर स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगेगा। उसके अलावा और हम बात करें कि जब एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, तो एलिमिनेशन नहीं होगा तो जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होंगे। आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होने वाला है कि आपका जो एजुटीमिया वाली कंडीशन है वो डेवलप होगी, जिसकी वजह से एनोरेक्सिया नोजिया एंड वोमिटिंग डेवलप होगा। जो यूरिया है वो एमोनिया में कन्वर्ट होगा, जो आपके ब्रेन को अफेक्ट करेगी, और जो आपकी एलओसी है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो आपकी अल्टर्ड होने वाली है। उसके अलावा आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने वाला है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया। तो ये सारे साइन सिम्टम्स किस में आने वाले हैं? ओलिग्यूरिक फेज में। आई होप इन सबके पीछे का जो लॉजिक है, जो रीजन है, वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर ये सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं तो हम जो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम इजीली रूप से करेक्ट कर पाते हैं। तो ये आपका ओलिग्यूरिक फेज में आने वाले साइन सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट एक चीज और, हाइपोकैल्सीमिया होगा, कैल्शियम कम होगा तो मसल्स में स्पाज्म आएगा। तो ये भी आपका एक साइन सिम्टम इसमें हो सकता है कि टिटेनी वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी, मस्कुलर स्पाज्म डेवलप हो जाएंगे। तो ये हो गया आपके ओलिग्यूरिक फेज में आने वाले साइन सिम्टम्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं डायूरेटिक फेज। डायूरेटिक फेज में ज्यादा कुछ नहीं है, जो हमने ओलिग्यूरिक फेज में पढ़ा है उसका जस्ट ऑपोजिट होने वाला है। हम यहाँ पे इनको कंपैरिजन करके लिख लेते हैं, इधर ओलिग्यूरिक एंड इधर डायूरेटिक फेज। डायूरेटिक फेज कब स्टार्ट होती है? आफ्टर स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। जब पेशेंट में एआरएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद डायूरेटिक जो फेज है वो डेवलप होती है।
क्योंकि जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा किडनी वापस से अपने नॉर्मल फंक्शनिंग में आएगी, तभी जाके डाययूरेटिक फेज है वो डेवलप होगी। और इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 71 से 21 डेज। चलिए अब यहाँ पे हम कंपेरिजन कर करके लिखेंगे। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था हाइपर वोलेमिया, सेकेंड हाइपर टेंशन, इडीमा, इंक्रीज सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन, इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड, और क्या होता है, डिक्रीज एलओसी। नेक्स्ट हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रेमिया। तीन चीजें आपकी हाइपर हो रही थी, कौन कौन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट HPO4। ठीक है, तो ये सारे साइन सिम्टम हमने अभी अभी पढ़े हैं। कहाँ पे, ओलिगोयूरिक फेज में। इधर क्या होगा, आपकी जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो बढ़ने लग जाएगी। जस्ट ऑपोजिट जानना है हमें, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना कि हाँ अब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हाइपरवोलेमिया की जगह हाइपोवोलेमिया होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि डायूरेसिस हो रहा है। डायूरेसिस मतलब एटलीस्ट 1 से 3 लीटर पर डे आ रहा है। जहां पहले 400 भी नहीं आ रहा था, वहां अब 3 लीटर तक पहुंच रहा है। अब जब 3 लीटर तक पहुंचेगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, हाइपोटेंशन होगा, बीपी जो है वो आपका फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। इडीमा जो है वो आपका ठीक हो जाएगा। इडीमा बिल्कुल नहीं रहेगा। जब पानी नहीं रह रहा है तो इडीमा कहां से रहेगा। ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी कम देखने को मिलेंगी। इधर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी कम हो जाएगा, क्रिएटिनिन भी कम हो जाएगा, यूरिक एसिड भी कम हो जाएगा। आपके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स इधर अल्टर्ड हो रहे थे, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया और 3 चीजें बढ़ रही थी, ये सारी चीजें इधर क्या हो जाएंगी, डिक्रीज इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज क्यों होंगे, डायूरेसिस की वजह से, ड्यू टू डायूरेसिस। यहां तो ज्यादा निकल रहा है ना, ज्यादा निकल रहा है तो सारे ही बाहर निकल जाएंगे, अंदर क्या बचेगा, कम, कुछ भी नहीं बचेगा। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स आपके कम होने वाले हैं और जो वेस्ट है वो भी आपके कम होने वाले हैं। डिक्रीज वेस्ट, वेस्ट में आपका ये सारी चीजें कि जो सीरम ब्लड में जो भी ये चीज बढ़ी थी वो सारी चीजें यहाँ पे कम हो जाएंगी। तो ये सारे साइन सिम्टम है आपके डायूरेटिक फेज के। नेक्स्ट हम बात करें आपकी थर्ड फेज, रिकवरी फेज, कि उसमें क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं। थर्ड फेज है आपकी रिकवरी फेज। अब सबको पता है रिकवरी क्या है, स्लो होती है, स्लो प्रोसेस है। 6 महीने से 2 साल तक का समय लग सकता है, 2 ईयर। स्लो प्रोसेस है आपकी रिकवरी। सबको पता है कि अगर कुछ चीज इंजर्ड हुई है, कोई घाव हुआ है, तो वो क्या है आपका स्लो प्रोसेस में होगा, वापस से हील होने में उसको टाइम लगेगा। रिटर्न टू नॉर्मल फंक्शन। किडनी क्या है, वापस से अपने नॉर्मल फंक्शंस में आने लग जाती है, तब जाके उसकी रिकवरी हम बोलते हैं कि हाँ जो किडनी का काम था वो वापस से हो रहा है। दूसरी चीज जो यूरिनरी आउटपुट है, यूरिनरी आउटपुट वो नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल मतलब 1.5 लीटर पर डे, ना ही तो कम हो ना ही ज्यादा हो, लगभग 1.5 लीटर पर डे आपका यूरिनरी आउटपुट देखने को मिले।
तो ये सारे क्या है आपके रिकवरी फेज में होने वाले चेंजेस है। रिकवरी क्या है, स्लो प्रोसेस है। क्या क्या चेंजेस आते हैं कि किडनी के फंक्शंस नॉर्मल आते हैं और जो यूरिनरी आउटपुट है वो भी नॉर्मल होने लग जाता है। जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 6 मंथ से 2 ईयर। तो ये है आपका रिकवरी फेज। तो आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया है वो किया है कि रीनल इंजरी क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं। दोनों टाइप्स, अक्यूट रीनल इंजरी और क्रोनिक रीनल इंजरी। अक्यूट रीनल इंजरी में हमने फिर आगे फर्दर डिस्कस किया है कि उसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। 3 भागों में हमने वहां पे डिवाइड किया था कि प्री रीनल कोज, इंट्रा रीनल कोज एंड पोस्ट रीनल कोज। उसके बाद जब हमने तीनों कोज पढ़ लिए, उनके हमने एक एक हिंट के रूप में पढ़ा है कि प्री रीनल में क्या है, हाइपोपरफ्यूजन होगा, इंट्रा रीनल में ट्रोमा होगा एंड पोस्ट रीनल में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन होने वाला है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस किया है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में 3 फेजेस हमने पढ़ी। फर्स्ट, ओलिगोयूरिक फेज, यूरिन का अमाउंट कम पास आउट होगा जिसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वेस्ट बढ़ जाएंगे बॉडी में। सेकंड, डायूरेटिक फेज, जो कब स्टार्ट होती है, ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद, जिसमें क्या है आपके ओलिगोयूरिक फेज के जस्ट ऑपोजिट साइन सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। लास्ट हमने डिस्कस किया है रिकवरी फेज के बारे में। तो ये साइन सिम्टम्स एंड ईटियोलॉजी थी एक्यूट रीनल इंजरी की। अब इसमें हमारे पास जो बचा है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्या डिस्कस करेंगे हम, क्रोनिक रीनल इंजरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स और उसके साइन सिम्टम्स, और कंबाइंड रूप से हम इसमें डिस्कस करेंगे इनके डायग्नोस्टिक, इनका ट्रीटमेंट, कि क्या हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बने रहिए नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। आपकी जो तैयारी है उसको आगे कंटिन्यू करते रहिए। आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर नाउरसेट। आगे आने वाले जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें आपका भी सिलेक्शन होगा। तो निराश मत होना, उम्मीद हमेशा जगाए रखना। थैंक यू।